हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जेएस में। आज के इस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं कि एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। फ्रेंड्स, आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मेंडल व उसके प्रयोग व उसका ने किस प्रकार का आनुवंशिकी पर अध्ययन किया, ये सभी जानेंगे आज के इस चैप्टर में। तो फुल डिटेल के साथ पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में, तो आप बने रहना एंड तक। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, और आज के वीडियो में जानते हैं सबसे पहले आनुवंशिकता क्या है। तो सबसे पहले आता है आनुवंशिकी। अभी इसको दो पार्टों में बांटा गया है, जो इसका अध्ययन कहलाता है उसको। अब इसको दो पार्ट इसके आनुवंशिकता, वंशानुगति और विभिन्न लक्षणों को पूर्ण विश्वसनीय के साथ वंशागत होना आनुवंशिकी कहलाता है। और इसका दूसरा पार्ट विभिन्नता या विविधता, यह जनक और संतति के लक्षणों की असमानता की अवस्था होती है। अब इसको विभिन्नता को दो भागों में बांटा गया है। इसको देख लेते हैं। शारीरिक कोशिका विभिन्नता, मतलब शारीरिक कोई विभिन्नता रहती है वो, और एक जनक कोशिका विभिन्नता जो जनक के आधार पर विभिन्नता रहती है वो। अब इधर देख लेंगे शारीरिक कोशिका विभिन्नता, इसके क्या क्या पॉइंट है। यह शारीरिक की कोशिका में आती है। ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते, जैव विकास में सहायक नहीं होते हैं, इन्हें उपार्जी लक्षण भी कहा जाता है। जो शारीरिक विभिन्नता रहती है वह, मतलब उसके ये पॉइंट है, जो फैक्ट है अपने को ध्यान रखनी है। सारी कोशिका में आती है, ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती है, जैव विकास में सहायक नहीं होते हैं, इन्हें उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है। एग्जाम्पल देख ले, कानों में छेद करना, कुत्तों में पूंछ काटना। अगर अपन कानों में छेद करते हैं तो जो संतति अपनी पैदा होती है उसके कानों में छेद हुए नहीं होते हैं। और जैसे कुत्ते की पूंछ काट देती है और फिर वो अपने बच्चा पैदा करता है, तो उससे कुत्ते की पूंछ कटी हुई पैदा नहीं होती। तो यह शारीरिक कोशिका विभिन्नता है, जिससे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये मतलब डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करती है। इसके बाद देख लेते हैं जनक कोशिका विभिन्नता है। जो जनक कोशिका के आधार पर विभिन्नता आती है वो क्या है। यह जनक कोशिका में आती है, यह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती है, मतलब ये तो स्थानांतरित नहीं होती थी लेकिन ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाती है। इसमें देख लेते हैं जैव विकास में ये सहायक रहती है, इन्हें आनुवंशिक लक्षण भी कहा जाता है। मेन फ्रेंड्स यही पढ़ेंगे आज के चैप्टर में, ये जानेंगे जनक कोशिका में विभिन्नता, इसके बारे में जानेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मानव के बालों का रंग, मानव के शरीर की लंबाई ये रहती है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन। तो फ्रेंड्स, क्या विभिन्नता रहती है जनन के दौरान, ये जानते हैं। तो अब विभिन्नताएं देख लेते हैं। जनन द्वारा परिलक्षित होते ही चाहे जंतु। अब इसमें देख ले जनन कितने प्रकार रहते हैं। जनन दो प्रकार के रहते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन देख लेते हैं क्या है। विभिन्नताएं कम होगी, अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं कम रहती है और डीएनए प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न होती है। अब इसके बाद इधर देख लेते हैं लैंगिक जनन। इसमें क्या रहता है, विविधता अपेक्षाकृत अधिक होती है। क्रॉस संकरण के कारण गुणसूत्र क्रोमोसोम के विसंयोजी द्वारा म्यूटेशन उत्परिवर्तन के द्वारा होता है। अब फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं विभिन्नता के लाभ क्या है। प्रकृति की विभिन्नता के आधार पर विभिन्नता जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवों को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है पर्यावरण कारकों द्वारा उत्पन्न परिवर्तन का चयन जैव विकास प्रक्रम का आधार बनाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपाली मानव समष्टि में पाए जाने वाले दो परिवर्तित है। अब मेंडल का योगदान देख लेते हैं। मेंडल ने क्या योगदान दिया था वंशानुगति में। तो फ्रेंड्स, ये मेंडल के योगदान से, मतलब मेंडल से तो हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है। तो आप पढ़ते हैं मेंडल का योगदान क्या रहा वंशानुगति के अंदर। तो मेंडल ने वंशानुगति के कुछ मुख्य नियम प्रस्तुत किए हैं। तो नियम देख लेते हैं कौन कौन से। मेंडल के आनुवंशिकी के जनक के नाम से भी जाना जाता है। मेंडल ने मटर के पौधे के विपर्यासी 7 विकल्प लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। अब ये फ्रेंड्स ये देख लेते हैं, मतलब कौन कौन से प्रयोग किए थे मेंडल ने, कौन कौन से मतलब किस पर किया था और किस प्रकार की किया था। तो ये मटर के इनके देख लेते हैं। अब बीज का आकार प्रभावी क्या है, मतलब गोल का आकार बीज। अप्रभावी कौन सा रहता है, जोरीदार प्रभावी रहता है, गोल प्रभावी रहता है। अब इसके बाद बीज का रंग ये येलो रहता है, पीला कलर का, और हरा अप्रभावी रहता है। मतलब गोल तो प्रभावी रहता है और जोरीदार अप्रभावी रहता है, पीला प्रभावी रहता है, हरा अप्रभावी रहता है। इसके बाद देख लेते हैं फूल का रंग। अब फूल का रंग देख लेते हैं, बैंगनी वाला प्रभावी रहता है और सफ़ेद वाला अप्रभावी रहता है। अब फली का आकार देख लेते हैं, जो मटर रहता है उसके ऊपर फली का फूली हुई रहती है वो प्रभावी रहती है, और जो सिकड़ी हुई रहती है वो अप्रभावी रहती है। अब इसके बाद देख लेते हैं फली का रंग। जो हरी फली रहती है वो तो प्रभावी रहती है, और जो येलो कलर की रहती है वह अप्रभावी रहती है। इसके बाद देख लेते हैं अब पुष्प की स्थिति।
पुष्प की स्थिति के आधार पर देख लेते हैं मतलब आनुवंशिक में क्या परिवर्तन रहता है। पुष्प अक्षीय रहता है तो वह प्रभावी रहता है और अंत्य रहता है तो वह प्रभावी रहता है। अब इसके बाद देख लेते हैं लंबा पुष्प और छोटा पुष्प, मतलब पुष्प की स्थिति रहती है, जो लंबे पुष्प रहते हैं और छोटे पुष्प रहते हैं उनके आधार पर देख ले। जो लंबा रहता है वो तो प्रभावी रहता है और जो बौना रहता है मतलब पेड़ बौना रहता है उसमें वो अप्रभावी रहता है। ये मेंडल के द्वारा मतलब किसके चित्र थे, ये मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे के 20 प्रयासी विशेष को साथ जोड़े थे, मतलब इन पर अध्ययन किया था मेंडल ने। अब देख लेते हैं मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चयन। मेंडल किस प्रकार के पौधे का चयन किया था, तो देख लें मेंडल ने मटर के पौधे का चयन निम्नलिखित गुणों के आधार पर किया था। मटर के पौधों में विपर्यासी विकल्पी लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। इनका जीवन काल छोटा होता है और सामान्यतः स्वपरागण होता है, परंतु कृत्रिम तरीके से परागण भी कराया जा सकता है। एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनाता है। फिर इन कारणों की वजह से मतलब मेंडल ने इस पौधे का मटर के पौधे का चयन किया था, क्योंकि एक तो इनका जीवन काल कम रहता है और ये मतलब इन स्वपरागण होता है, लेकिन इनमें मतलब कृत्रिम परागण भी कराया जा सकता है। और मटर के पौधे विपर्यासी विकल्प स्थूल रूप से दिखाई देते हैं और एक ही पीढ़ी में अनेक प्रकार के बीज बनाता है, इसलिए भी इन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था मेंडल ने। अब मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे के 7 विपर्यासी विशेषज्ञ। अब इन्होंने 7 विपर्यासी विशेषज्ञ क्या देखा था, मतलब 7 प्रकार के में, तो पश्चात तने की ऊंचाई, तो इसमें विपर्यासी विषय क्या था, लंबा और बौना। इसके बाद फूल का रंग देख ले, बैंगनी और सफ़ेद, मतलब 2 कलर के फूल थे मटर के पौधे में। इस बाद तीसरा पॉइंट था फूल की स्थिति अक्षीय और सत्य। इस बाद फोर्थ पॉइंट था फली का आकार, फूला और सिकड़ा और 2 तरह की फलियाँ थी। और फिर 5वां पॉइंट था फली का रंग, हरा और पीला, 2 तरह की फलियाँ थी इसमें मटर के पौधे में। और इसके बाद 6वां पॉइंट था बीज का आकार, गोल और मुरझाया मतलब झुर्रीदार है ना। और इसके बाद 7 नंबर का पॉइंट था बीज का रंग, पीला और हरा, 2 तरह के बीज के रंग थे। अब इसके बाद देख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट एकल संकरण, जिसे बोलते हैं मोनो हाइब्रिड। मतलब इन हाइब्रिड जो अपने मतलब इनकी बीजों की क्वालिटी आती है वो इन्होंने अब किस प्रकार दिया तो वो देख लेते हैं। अब मटर के पौधों 2 पौधों में के एक जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस संकरण को एकल संकर क्रॉस संकर कहा जाता है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। लंबे पौधे तथा बौने पौधे के मध्य संकरण, ये इनका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था लंबे पौधे और बौने पौधे के मध्य, ये देख लेते हैं। अब इसमें एकल संकरण क्या होता है, मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ये इस प्रकार डायग्राम समझा गया है। तो लंबा पौधे को तो टी मतलब टी से कैपिटल टी से और बौने पौधे को स्मॉल टी से दर्शाया गया है। तो अगर लंबे पौधे को और छोटे बौने पौधे को संकरण कराया जाता है तो क्या स्थिति रहती है प्राप्त करने की, तो फ्रेंड इसमें रहता है मतलब 50-50 चांस रहता है सभी लंबे पौधे प्राप्त होंगे। मतलब अगर लंबा पौधा को और बौना पौधा का संकरण कराया जाए तो सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं इसमें, क्योंकि टी कैपिटल टी और स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों आ रहा है, तो इसमें मतलब सभी पौधे लंबे प्राप्त होंगे। अब इसमें F1PD की बात है, ये फर्स्ट संकरण है। अब F1PD की देख लेते हैं। इसमें अब लंबा पौधा और बौना पौधा मतलब जो F1PD से प्राप्त होता है उनका संकरण कराया जाता है। तो जो लंबा पौधा रहता है ना उसका और बौने पौधे से संकरण कराया जाता है। तो ये देख यहाँ पे होता है। फिर कौन से प्राप्त होते हैं, पहला पौधा जो पहली पीढ़ी प्राप्त होता है, फर्स्ट चांस रहता है जो 25% चांस रहता है कि लंबा पौधा प्राप्त होगा। उसके बाद फिर 25% चांस रहता है कि लंबा पौधा रहेगा और मतलब 75% तक फिर चांस रहता है कि लंबा पौधा ही प्राप्त होगा। और फिर सिर्फ 25% चांस रहता है कि अपने को मतलब बौना पौधा प्राप्त होगा जब F1PD से संकरण कराया जाता है। तो इसके बाद अब नेक्स्ट देख लेते हैं अवलोकन। अब अवलोकन क्या रहा है कि जो एक्सपेरिमेंट किया था मेंडल जी ने, उनके बाद जब प्रथम संतति F1PD में सभी पौधे लंबे थे। अब इसके बाद F2PD आई ना, उसमें 3/4 लंबे पौधे व 1/4 बौने पौधे, मतलब 75% लंबे पौधे और 25% बौने पौधे का मतलब परसेंटेज रहा उनको मतलब प्राप्त करने में अगर उनका संकरण कराया जाता है और उगाया जाता है। तो अब इसमें थर्ड पॉइंट है जीनोटाइप। F2PD में 3:1 का रेशो रहा था, मतलब 3:1 का रेशो रहा था मतलब लंबे पौधे का और बौने पौधे का। अब F3PD में क्या रेशो रहता है, 1:2:1, मतलब लंबा पौधे का चांस 1% रहता है, मतलब 25%, और 50% होता है कि मध्य मीडियम पौधे रहेंगे और बौने पौधे 25% चांस रहता है। यह संयोजन था। अब टी और संयोजन यह अनुपात में रहे थे। अब इसके बाद नेक्स्ट निष्कर्ष देख लेते हैं कि निष्कर्ष क्या निकला जब मेंडल ने प्रयोग किया यह। तो F1PD इस बार देख लें टी व
मतलब बड़ा पौधा और बोना पौधा, मतलब ये मीडियम साइज का पौधा है जो टी और स्मॉल टी से दर्शाया गया है। वो जो दोनों लंबे पौधे यदि टी और बोना पौधा है, मतलब ये बड़ा डबल टी वाला है ना, कैपिटल टी, ये तो लंबा पौधा है। और टी यह भी लंबाई पौधा है, लेकिन इसमें मतलब कुछ विसंगतियाँ रहती है। और यद्यपि अगर स्मॉल टी है दोनों ही, तो ये बोना पौधा रहता है। अब इसमें सेकंड पॉइंट है, टी की एक प्रति पौधों को लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है, जबकि बोने पौधे के लिए टी की दोनों प्रतियां होनी चाहिए। अगर मतलब कोई पौधा उसमें अगर टी एक भी लंबा है ना, तो वह पौधा लंबा ही रहेगा। और अगर उसको बोना होना है, तो वो बोना होने के लिए तो उसको दोनों स्मॉल टी होने जरूरी है, तभी वो बोना प्राप्त होगा अपने को पौधा। इस बार थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, टी जैसे लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। टी जैसे लक्षण अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। मतलब कैपिटल टी के तो प्रभावी लक्षण रहते हैं और स्मॉल टी के अप्रभावी लक्षण रहते हैं। अब द्विसंकरण देखते हैं, द्विसंकरण किस प्रकार होता है, किस प्रकार किया है मेंडल ने, तो ये देख लेते हैं। अब द्विसंकरण, मटर के दो पौधों की जोड़ी विकल्प लक्षणों के मध्य क्रॉस। अब इसमें देख लेते हैं, गोल और पीला का क्रॉस करा रहे हैं, और गोल और जुरीदार का क्रॉस, मतलब जुरीदार और हरा का क्रॉस करवा रहे हैं इसके साथ। अब गोल और येलो को क्या, आर राउंडेड और वाई मतलब येलो गया, और इधर इस स्मॉल आर और वाई स्मॉल वाई, इसका मतलब हो गया जुर्रीदार और येलो। तो इनका संकरण कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ये देख सकते हो डायग्राम के द्वारा यहाँ पर दर्शाया गया। मतलब इस प्रकार के प्राप्त होते हैं। मतलब जब सेकंड F2PD में संकरण कराते हैं तो गोल और पीले तो 9 अनुपात 1 ही अनुपात रहता है जब इनको संकरण कराते हैं। तो मतलब गोल और पीले का तो 9% चांस रहता है, और गोल हरे का 3, और जुरीदार पीले पौधे 3 प्राप्त होते हैं, और जुरीदार हरे 1 पौधा प्राप्त होता है। यह द्विसंकरण के द्वारा प्राप्त संततियाँ है। द्विसंकर कोष के परिणाम जनक दो जोड़े विपरीत विशेषकों में भिन्न थे, जैसा बीज का रंग और बीज की आकृति। अब यहाँ देख लेते हैं F2PD का मतलब किस प्रकार प्राप्त हुए। ऊपर जो डायग्राम बता रखा, तो गोल और पीले बीज मतलब 9 प्राप्त हुए, और गोल हरे बीज 3, और जुरीदार और पीले बीज 3 प्राप्त हुए, जुरीदार हरे बीज 1 प्राप्त हुआ। इसके बाद देख लें, इस प्रकार से दो अलग अलग बीजों की आकृति एक रंग को स्वतंत्र वंशानुगति होती है। अब लक्षण, यदि लक्षण अपने आप किस प्रकार का व्यक्त करते हैं, कोशिका के DNA के। आगे देख लेते हैं, ये डायग्राम समझ लेते हैं। कोशिका के DNA जीन DNA की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई रहती है। यहाँ आपको ध्यान रखना है, जीन क्या रहती है, कोशिका की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई रहती है जीन। इसके बाद सूचना स्रोत और प्रोटीन संश्लेषण, यह देख लेते हैं। प्रोटीन विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करती है। एंजाइम व हार्मोन, जीन मतलब टी कैपिटल टी, जिन प्रभावी लक्षण क्या है, एंजाइम का दक्षता से कार्य करना, पर्याप्त मात्रा में हार्मोन बनना, लंबे पौधे। जीन टी अप्रभावी लक्षण, एंजाइम का कम दक्षता से कार्य करना, अपर्याप्त मात्रा में हार्मोन बनाना, बौने पौधे। लिंग निर्धारण क्या है, लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी कारण क्या है। कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण अंडे के ऊष्मायी ताप पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल देख लेते, घोंगा में मतलब अंडे का उसमें तापमान रहता है, उसके आधार पर लिंग का निर्धारण होता है कि मतलब मेल रहेगा या फीमेल रहेगा इसका। और सेकंड पॉइंट है, कुछ प्राणियों जैसे मानव लिंग निर्धारण लिंग के सूत्र पर निर्भर करता है, जैसे XX रहा तो मादा और XY रहा तो नर। इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं, मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, ये देख लेते हैं। अब मेल में जो लिंग निर्धारण क्रोमोसोम रहते हैं वो XY रहते हैं, और मादा में क्या रहते हैं, XX रहते हैं, जो लिंग निर्धारण गुणसूत्र रहते हैं वो। अब लिंग गुणसूत्र ये देख लिया। अब युग्मक हो गए। अब इनका क्रॉस संकरण कराते हैं। यदि X का X से रहता है तो गर्ल्स पैदा होगी, X का X से पैदा हो तो गर्ल्स होगी, और Y का X से संकरण होएगा तो बॉय, और Y का X से संकरण होगा तो बॉय। मतलब 50% चांस रहता है मतलब मादा और नर पैदा होने का। यह देख लेते हैं इसमें, मतलब यहाँ पे आप लैंग्वेज में देख लेते हैं। आधे बच्चे लड़कियों आधे लड़की हो सकते हैं। सभी बच्चे चाहे वो लड़का हो अथवा लड़की अपनी माता X गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ। जिससे बच्चे को अपने पिता से X गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है वह लड़की एवं जिसे Y पिता से Y गुणसूत्र वंशानुगत होता है वह लड़का होता है। जैव विकास देख लेते हैं। जैव विकास किस प्रकार होता है, विकास वह निरंतर धीमी गति से होने वाला प्रक्रम जो हजारों करोड़ों वर्ष पूर्व जीवों में शुरू हुआ, जिसे नई स्पीशीज का उद्भव हुआ। स्थिति देख लेते हैं, लाल भृंगों का समूह।
लाल भृंगों का समूह जनन के द्वारा रंग में परिवर्तन। अब जनन के द्वारा रंग में परिवर्तन किस प्रकार हुआ? सभी भृंग लाल केवल एक हरा था और को द्वारा लाल भृंग का लक्षण, और फिर भृंगों की संख्या में कमी हो गई। एक भृंग हरा, फिर जनन हुआ तो संतति भृंग भी हरा हुई, और फिर क्या हुआ? हरे भृंगों का झाड़ियों से मेल और को द्वारा भक्षण में कमी, हरे भृंगों की संख्या में बढ़ोतरी। यह हो गया। अब निष्कर्ष क्या निकला? भृंगों में हरे भृंगों को प्राकृतिक चयन का फायदा हुआ क्योंकि वे हरी झाड़ियों में दृश्य नहीं थे। यह प्राकृतिक चयन कोआ द्वारा किया गया। प्राकृतिक चयन भृंग समष्टि में अनुकूल दर्शा रहा है, जिससे समष्टि पर्यावरण में और अच्छी तरह से रह सके। लाल भृंगों का समूह जनन द्वारा रंग में परिवर्तन। अब सभी भृंग लाल थे, केवल एक नीला था। जो जनन को से भृंगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। एक भृंग नीला भृंग जो जन्म हुआ उस नीले भृंग की संख्या में बढ़ोतरी हुई। इसके बाद कोए लाल तथा नीले भृंगों को पहचान कर खा जाते हैं। भृंगों की संख्या में कमी आती है। लाल भृंग नीले से अधिक हो जाते हैं। अचानक हाथी आता है, भृंगों के सहित झाड़ियों को रौंद देता है। अब संयोग से नीले भृंग बच जाते हैं। इसके बाद निष्कर्ष देख लें। निष्कर्ष क्या निकला? रंग परिवर्तन से अस्तित्व के लिए कोई लाभ नहीं मिला। यह सहयोगी था कि दुर्घटना के कारण एक रंग की भृंग समष्टि बच गई, जिससे समष्टि का स्वरूप बदल गया। अतः छोटी समष्टि में दुर्घटनाएं किस जीन की आवृत्ति को प्रभावित करती है, जबकि उनका उत्तरजीविता हेतु कोई लाभ न हो। अब देख लेते हैं क्या स्थिति देख लेते हैं। अब थर्ड स्थिति में क्या हुआ? लाल भृंगों का समूह। भृंगों की आवासाड़ी पादप रोग लग जाते हैं। भृंगों की औसत बार में अल्प पोषित की वजह से कमी होती है। भृंगों की संख्या में निरंतर गिरावट आती है। पौधों का रोग समाप्त हो जाता है। और क्या होता है फिर? भृंगों की संख्या तथा बार में फिर वृद्धि होती है। फिर निष्कर्ष क्या निकलता है? भृंगों की जनसंख्या में कोई आनुवंशिक परिवर्तन नहीं आता है। जनसंख्या में प्रभाव कुछ समय के लिए पर्यावरण के कारण आया था। उपार्जित एवं आनुवंशिक लक्षण। उपार्जित एवं आनुवंशिक लक्षण क्या है, यह देख लेते हैं। अब ये उपार्जित लक्षण, ये लक्षण जीवों द्वारा अपने जीवन में प्राप्त किए जाते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट, ये जनन कोशिकाओं के डीएनए में कोई अंतर नहीं लाते, वह अगली पीढ़ी के वंशानुगत स्थानांतरित नहीं होते हैं। अब थर्ड पॉइंट, जैव विकास में सहायक नहीं है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अल्प पोषित भृंग की धार में कमी। अब आनुवंशिक लक्षण देख लेते हैं। ये लक्षण जीवों की वंशानुगत प्राप्त होते हैं। ये जनन कोशिकाओं में घटित होते हैं तथा अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जैव विकास में सहायक रहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है मानव के आंखों व बालों के रंग। इसके बाद नेक्स्ट है, जाति उद्भव किस प्रकार होता है? जीन प्रवाह द्वारा। जीन प्रवाह उन दो समष्टियों के बीच होता है जो पूरी तरह से अलग नहीं हो पाती है, किंतु आंशिक रूप से अलग अलग है। अब आगे देख लेते हैं कि मतलब किस प्रकार का ये डायग्राम द्वारा समझाया गया है। x1 और x2 उपसमष्टि स्थानीय और यह अप्रवासी। अब इनके दिन बीच में संकरण होता है, फिर जीन प्रवाह होता है, स्थानीय समष्टि में विभिन्नता आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, आनुवंशिक विचलन। किसी एक समष्टि की उत्तरोत्तर पीढ़ियों में जीन्स की बारंबारता से अचानक परिवर्तन का उत्पन्न होना। इसके बाद नेक्स्ट है, प्राकृतिक चुनाव। वह प्रक्रम जिससे प्रकृति व जीवों का चुनाव कर बढ़ावा देती है जो बेहतर अनुकूल करते हैं। इस बार नेक्स्ट है, भौगोलिक पृथक्करण। जनसंख्या में नदी, पहाड़ आदि के कारण इससे दो उपसमष्टि के मध्य अंतर्जनन नहीं हो पाता है। आनुवंशिक विचलन, समष्टि Z, उपसमष्टि Z1 और उपसमष्टि Z2। भौगोलिक रूप से विलग नदी, पहाड़ इत्यादि। अब उत्तरोत्तर पीढ़ियाँ, विभिन्न परिवर्तनों का संग्रह, उपसमष्टि Z1 और उपसमष्टि Z2। आनुवंशिक विचलन, प्राकृतिक विचलन, उपसमष्टि Z1 और उपसमष्टि Z2 अंतर्जनन में असमर्थ। अब नया स्पीच आ जाता फर्स्ट और नया स्पीच सेकंड आ जाता है। आनुवंशिक विचलन का कारण, यदि डीएनए में परिवर्तन पर्याप्त है, गुणसूत्रीय संख्या में परिवर्तन। इस बार नेक्स्ट है, विकासीय संबंध योजना। समजात अभिलक्षण, विभिन्न जीवों में यह अभिलक्षण जिनकी आधारभूत संरचना लगभग एक समान होती है, यदि विभिन्न जीवों में उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। वो एग्जाम्पल देख लेते हैं। पक्षियों, सरीसृप, स्थलचर, स्तनधारियों के पदों के आधारभूत संरचना एक समान है, किंतु यह विभिन्न कशेरुक जीवों में भिन्न भिन्न कार्य के लिए होते हैं। समजात अंग यह प्रदर्शित करते हैं कि इन अंगों की मूल उत्पत्ति एक ही प्रकार के पूर्वजों से हुई है। वह जैव विकास का प्रमाण देते हैं। समरूप अभिलक्षण, वह अभिलक्षण जिनकी संरचना व संगठकों में अंतर होता है, सभी की उत्पत्ति की भी समान नहीं होती, किंतु कार्य समान होता है। इस बार नेक्स्ट पॉइंट एग्जाम्पल देख ले। सभी के अग्रपाद, पक्षी के अग्रपाद एवं चमगादड़ के अग्रपाद, यह समरूप अभिलक्षण होता है। इसके
समरूप अंग यह प्रदर्शित करते हैं कि जंतुओं के अंग जो समान कार्य करते हैं अलग अलग पूर्वजों से विकसित हुए हैं। अब जीवाश्म देख लेते हैं। जीवाश्म जीव के परिलक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। उदाहरण जैसे कोई मर्त कोट कीट गर्म मिट्टी में सूख कर कठोर हो जाए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अमोनाइट जीवाश्म अकशेरुकीय है। ट्राइलोबाइट जीवाश्म अकशेरुकीय। नाइटिया जीवाश्म मछली है। राजोसोरस यह जीवाश्म डायनासोर का कपाल है। अब जीवाश्म कितने पुराने होते हैं ये देख लेते हैं। जीवाश्म खुदाई करने पर पृथ्वी की सतह के निकट वाले जीवाश्म गहरे स्तर पर पाए गए जीवाश्मों की अपेक्षा अधिक नए होते हैं। खुदाई करने पर पृथ्वी की सतह के निकट वाले जीवाश्म गहरे स्तर पाए गए जीवाश्मों की अपेक्षा अधिक नए रहते हैं। मतलब जो ऊपर पाए जाते हैं वो नए रहते हैं और जो ज़्यादा गहराई पाए जाते हैं वो पुराने रहते हैं। अब फॉसिल डेटिंग देख लेते हैं। फॉसिल डेटिंग क्या है? जिसमें जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी एक तत्व की विभिन्न समस्थानिकों अनुपात के आधार पर जीवाश्म का समय निर्धारित किया जाता है, जिसे कार्बन डेटिंग पद्धति बोलते हैं ना। उसमें जब तक जीव जीवित रहता है तब तक कि वह कार्बन का ग्रहण करता है। जब वह मृत्यु हो जाती है तो उसका कार्बन ग्रहण करना बंद हो जाता है, तो उसका जीवन काल का पता लगा लिया जाता है कि उसने कितने समय तक कार्बन का ग्रहण किया था। और जब उसका कार्बन ग्रहण करना कब बंद कर दिया तो उसके आधार पर उसके जीव की उम्र का पता लगाया जाता है और वह मतलब कितने साल पहले से उन्हें बंद कर रखा है उसका पता लगाया जा सकता है। इस प्रकार कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार। और किसी चट्टान की आयु ज्ञात करनी हो तो उसे यूरेनियम डेटिंग पद्धति द्वारा ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर सिर्फ ध्यान रखना आपको। विकास एवं वर्गीकरण। विकास एवं वर्गीकरण दोनों आपस में जुड़े हैं। जीवों का वर्गीकरण उनके विकास के संबंधों का प्रतिबिंब है। दो स्पीशीज के मध्य जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे उनका संबंध भी उतना ही निकट का होगा। अब जितनी अधिक समानताएं उनमें होंगी उनका उद्भव भी निकट अतीत में समान पूर्वजों से हुआ होगा। जीवों के मध्य समानताएं हमें उन जीवों को एक समूह में रखने और उनके अध्ययन का अवसर प्रदान करती है। इसके बाद देख लेते हैं विकास के चरण। विकास चरण के विकास क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में हुआ। अब प्रश्न क्या है? योग्यता के लाभ। आँख का विकास। जटिल अंगों का विकास डीएनए में मात्र एक परिवर्तन द्वारा संभव है नहीं है। ये क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में होता है। अप्पलैनेरिया में अति सरल आँख होती है। कीटों में जटिल आँख होती है। मानव में देवनेत्र आँख होती है। गुणता के लाभ। पंखों का विकास। पंखों का विकास किस प्रकार हुआ? पक्षियों में पंख पर ठंडे मौसम में उष्मारोधन के लिए विकसित हुए थे। कालांतर में उड़ने के लिए भी उपयोगी हो गए। मतलब ठंडे मौसम में जो मतलब ठंड से बचने के लिए पंखों का विकास हुआ था, लेकिन कालांतर में पक्षियों को उड़ने में सहायता करने लगे। इस प्रकार मतलब पक्षियों में पंखों का विकास हुआ। एग्जाम्पल देख लेते हैं। डायनासोर के पंख थे पर पंखों से उड़ने में समर्थ नहीं थे। पक्षियों ने परों को उड़ने के लिए अपनाया। कृत्रिम चयन। अब कृत्रिम चयन देख लेते हैं। बहुत अधिक भिन्न दिखने वाली संरचनाएं एक समान परिकल्प में विकसित हो सकती है। 2000 वर्ष पूर्व मनुष्य जंगली गोभी को एक खाद्य पौधे के रूप में उगाता था तथा उसने चयन द्वारा इससे विभिन्न सब्जियां विकसित थी। इसे कृत्रिम चयन कहते हैं। मतलब गोभी थी ना वो पहले जंगली गोभी के नाम से जाना जाती है। जो ये गोभी रहती है इस प्रकार की, यह जंगली गोभी है। फिर इनसे मतलब कृत्रिम चयन के द्वारा संकरण करा कर फिर इस प्रकार की गोभियाँ ये बाद में आई है। मतलब गांठ गोभी जो रहती है ना, पत्ता गोभी, वो ब्रोकली, इधर ये केवल चौड़ी पत्तियों वाली गोभी केल बोलते हैं इसको। ये भी मतलब ये भी जंगली गोभी है। ये जंगली गोभी के पार्ट है। ये फूल गोभी आ गई, इधर ये ब्रोकली आ गई, ये गोभी ये दूसरी गोभी आ गई। मतलब पत्तियों के बीच की दूरी में कमी हो गई, ये गांठ गोभी बन गई। इस प्रकार के मतलब ये गोभी का संकरण करा के संतति है गोभी की। आणविक जातिवर्ती दल यह इस विचार पर निर्भर करता है कि जनन के दौरान डीएनए में होने वाले परिवर्तन विकास के आधारभूत घटना है। दूरस्थ संबंधों जीवों के डीएनए में विभिन्नताएं अधिक संख्या में संचित होगी। मानव विकास के अध्ययन के मुख्य साधन। उत्खनन, समय निर्धारण, डीएनए अनुक्रम का निर्धारण, जीवाश्म अध्ययन। मानव प्राचीन सदस्य अफ्रीका मूल में खोजा गया था। मानव का मतलब सबसे पहले जीवाश्म कहाँ मिला था कि सबसे पहले उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी मानव की, तो उसका प्रमाण मिलता है वो अफ्रीका में मिलता है। अफ्रीका जो साउथ अफ्रीका है उसमें प्रमाण मिलता है। अब उसके बाद देख लेते हैं कि अफ्रीका के बाद फिलीपींस, इंडोनेशिया के द्वीपों पर, फिर पश्चिमी एशिया में, फिर मध्य एशिया में, फिर ऑस्ट्रेलिया में ये प्रमाण मिलता है मानव का कि कहाँ कहाँ पर। उसके बाद मतलब मानव की
मतलब प्रमाण मिलते हैं, जीवाश्म मिलते हैं। विभिन्न समूह कभी आगे और पीछे गए, समूह कई बार परस्पर विलग हो गए, कभी अलग होकर विभिन्न दिशाओं में आगे बढ़े, कुछ वापस आकर परस्पर मिल गए। अब अनुवांशिक की परिभाषा ये देख लेते हैं। जीन, जीन क्या रहता है? मेंडल ने जीन को कारक तथा फैक्टर कहा। जीव अनुवांशिकता की इकाई है। अब युग्म विकल्पी देख ले। अलील, विकल्पी विपरीत लक्षणों संख्या जोड़े को युग्म विकल्पी अलील कहा जाता है। ये एक ही जीन के थोड़ा सा भिन्न रूप होता है। इसके बाद थर्ड परिभाषा देख लेते हैं। विषम युग्मी क्या होता है? इसे हेटेरोजाइगस कहते हैं। वे जीव जिनमें विपरीत विशेषकों के अलील होते हैं उन्हें बोलते हैं विषम युग्मनजी। इस बार सम युग्मनजी देख लेते हैं, जिन्हें बोलते हैं होमोजाइगस। वे जीव जिनमें समान विशेषकों के अलील होते हैं, जैसे मतलब एग्जाम्पल इनका कैपिटल टी और स्मॉल डबल टी। प्रभाविकता प्रभाविकता क्या है? वह जीव जीन जो एफ1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं वो प्रभाविकता कहलाती है। और जो अप्रभाविकता क्या है? वह जीन जो प्रभावित जीन के समक्ष प्रकट नहीं होता है वह अप्रभाविकता हो रहती है। जीनी प्रारूप क्या होता है? जीनोटाइप, जीन वे आधार पर प्रारूप, जैसे टीटी मतलब टीटी और स्मॉल डबल टी। दृश्य प्रारूप क्या रहता है? फिनोटाइप, दृश्य प्रारूप को बोलते हैं फिनोटाइप। जीव का बाहरी दृश्य के आधार पर प्रारूप, जैसे लंबे पौधे, पौने पौधे। इसके बाद है सूक्ष्म विकास, छोटे क्षेत्र में होने वाला विकास। एग्जाम्पल देख लीजिए, भृंगों के शरीर में रंग में परिवर्तन। स्पीसीज, जनसंख्या में समान जीवों का समूह जो आपस में निषेचन कर उत्पादक जीव बनाता है, उसे स्पीसीज कहते हैं। गुणसूत्र क्या रहता है? कि जैसे संरचना जो कोशिका के केंद्र में पाई जाती है, जिनमें कोशिका की आनुवंशिक सूचना होती है, उसे गुणसूत्र कहते हैं। अब डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल यह गुणसूत्र में उपस्थित होता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज की क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले। मैंने अभी तक क्लास 10th के एनसीईआरटी का मतलब 1 से लेके 9 चैप्टर तक कंप्लीट आप सबको पढ़ा दिए हैं। आप सभी अगर पिछले चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो आप सभी को उनकी प्ले लिस्ट मिल जाएगी, उन पर जाकर आप उन सबको पढ़ सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करके रखिए, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो लेकर आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सबसे पहले चैप्टर पढ़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।